एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में इंतखाबी सरगर्मियां इस वक्त उरूज पर पहुंच गई हैं। बड़े अरसे के बाद नवाज शरीफ मुल्की सियासत में दोबारा मुतहरिक होने लगे। वोट मिले या ना मिले, हम गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए प्रोजेक्ट बनाएंगे। जीबी की सड़कों की खराब हालत देखकर दुख हुआ। नवाज शरीफ का इलेक्शन जलसे से खिताब, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो का 20 करतू में जलसा। दूसरी तरफ केपी में वजीर आला सुहेल आफरीदी के नाराज ग्रुप ने असद कैसर से भी मुलाकात से इनकार कर दिया। आज अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के दिन भी पीटीआई रहनुमा मुलाकात ना कर सके। इस सारी सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में मैट्रिक एफएससी फेल बच्चों का भी दाखिला। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से सादा एमबीबीएस डॉक्टर्स का मर्द और खवातीन के ऑपरेशन करने और मुख्तलिफ इल्जामात के तहत 114 डॉक्टर्स को मुअत्तल किए जाने का इंकशाफ। वजीर सेहत ने खवातीन को सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन लगाने में मुश्किलात से भी कमेटी को आगाह कर दिया। कमेटी इजलास और पाकिस्तान में अवाम को सेहत की सहूलियात से मुतल्लिक हुकूमती इकदाम पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल। और हुकूमत का ब्यूरोक्रेसी में शफाफियत लाने के लिए बड़ा इकदाम। सिविल सर्वेंट की गैर मुल्की शहरियत और डबल नेशनैलिटी से मुतल्लिक सख्त कवानीन नाफिज कर दिए। शहरियत छुपाना, मिसकंडक्ट, गलत मालूमात और हकायक पोशीदा रखने पर मुलजमात से फारिग किया जाएगा, मुलाजमत से फारिग किया जाएगा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस हवाले से इस अहम इशू पर भी हम कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में बात करें। सीनियर तज्जियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त इन्हीं से जानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन बिल्कुल सर पर है, उस हवाले से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। मुनीब बताइएगा, अभी तो हमने गिलगित बल्तिस्तान में एक्टिविटी बहुत ज्यादा आप देख लेते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली नवाज शरीफ साहब ने भी जो है वो एंट्री मार ली है और उन्होंने भी जलसे से खिताब किया है। फिर बिलावल की भी हमने जो है वो तकरीर देखी, काफी धुआंधार, जहाँ आपने भी सुना होगा फॉर्म 45 फॉर्म 47 का जो है वो भी जिक्र कर दिया उन्होंने। तो अभी पूरी सियासी एक्टिविटी का गढ़ बना हुआ है जीबी इस वक्त। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, वैसे तो किसी भी जमहूरी जो एटलीस्ट जाहिरी तौर पर भी जमहूरी नजर आता हो या जाहिरी तौर पे से ही बेशक जमहूरी नजर आता हो, उसमें इलेक्शन या इलेक्शनरिंग का प्रोसेस बड़ा हौसला अफजा होता है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि यहाँ जो इस वक्त हो रहा है ये कोई ऐसा माहौल नहीं है जिसे हम ये कह सकें कि तमाम जमातों के लिए यकसा मौके फराहम किए गए हैं, कम से कम इलेक्शनरिंग की हद तक। और जो नजर आ रहा है वो तो ऐसा ही है कि एक जमात का नातका बंद किया गया है और बाकी जमातों के लिए कैंपेन करना काफी आसान है, बिल्कुल कन्वीनियंट है। उनकी मरकजी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप वहां पर मौजूद है। मैं देख रहा था बिलावल साहब तशरीफ ले गए हैं, आसफा भुट्टो साहबा तशरीफ ले गई हैं, मियां साहब आज मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ लेके गए। तो उनके लिए तो हर एक के लिए है। पीटीआई के कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम वहां एग्जिस्ट करता है। जुनैद अकबर खान साहब को निकाला गया और दीगर लोगों को कुछ को प्रॉब्लम हुए, जबकि आज सलमान राजा साहब जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया। तो पिन पॉइंट को लोगों को चेरी पिक किया गया है कि ये लोग नहीं जाएंगे और ये वहां पर मामला नहीं करेंगे। तो या तो बता दें कि इनके कोई मकासद थे इंतशार फैलाने के, कुछ करने के, तो वो भी हो। क्योंकि बैरिस्टर गौर खान साहब या मैं शायद खटक साहब को देख रहा था, ये लोग तो वहां चले मौजूद हैं। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इलेक्शंस के लिए या इलेक्शंस के माहौल के अंदर एक अच्छी एक्टिविटी है कि वहां इंतखाब हो रहा है। तकरीबन में हमें कुछ 23-24 सीटें हैं जिनके ऊपर सही को इंतखाब होगा और पीएमएलएन वहां काफी पुरुमीद नजर आती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां बड़ा काम भी किया है उनकी माजी की हुकूमतों में। हाफिज हफीजुर रहमान को लोग बड़े अच्छे लफ्जों से याद रखते हैं। मेरी उनसे मुलाकात हुई थी पहली दफा 2008-9 में, तो वो उस वक्त भी उतने ही ज्यादा एंथुसियास्टिक थे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से और वहां पर जो मामलात थे सियासी उस हवाले से। तो उस हिसाब से तो काफी कुछ है। बिलावल साहब भी बहुत कुछ बता रहे हैं वहां पर। लेकिन मजा तो तब है ना जी कि बिलावल साहब ने जो ये बातें की हैं कि फॉर्म 47-45, ये उन्होंने अपनी तरफ से ताना दिया है ना पीएमएलएन को कि हमने कभी किसी को नहीं कहा कि हमें सिलेक्ट कर दें, ये कर दें। तो वो चुटकी तो काट रहे हैं पीएमएलएन को।
हाँ, तो ये समझ लिया जाए कि वैसे तो बहुत जबरदस्त एक्टिविटी है, जाहिर है इलेक्शन हो रहा है, तमाम पार्टी जो है एक पार्टी को छोड़ के जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेट भी पूरी तरीके से करिए, लेकिन जैसे कल हम वैसे भी बात कर रहे थे आपस में क्लासेस आपसे कि ये समझ लिया जाए कि सेंटर में जो होता है उसी की ताकत चलती है, उसी का इन्फ्लुएंस चलता है, ये सब कह सकते हैं दिखाने के लिए एक एक्टिविटी जो है वो हो रही है। देखिए, जो क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान हो या आजाद जम्मू कश्मीर हो, वो इफेक्टिवली कंट्रोल इस्लामाबाद से होते हैं। तो जी हाँ, ये आप कह सकते हैं कि वहां पर जो एक इन्फ्लुएंस है वो वफाकी हुकूमत का जरूर होता है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी उसकी मिसाल देता हूं कि मैं आपको आजाद कश्मीर की मिसाल दे देता हूं कि वहां पर जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनका अख्तियार, उनका ताकत, उनकी तमाम मामलात, वो समझें कि वाइस रॉय होते हैं आजाद जम्मू कश्मीर के, और उनकी अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद से ऑफिसर कोई जाते हैं उनकी होती है, यानी वजीर आजम से भी वो ज्यादा बाख्तियार होते हैं जेके के। इसी तरह आईजी पुलिस इन सूबों के अंदर इन जगहों पे लगते हैं तो वफाक भेजता है, तो उनके इख्तियारात, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी इस्लामाबाद की तरफ होती है, वो देखते भी इस्लामाबाद की तरफ है। लिहाजा ये परसेप्शन से ज्यादा रियलिटी है कि वफाक के अंदर किसकी हुकूमत है, ये बहुत मैटर करता है इन दोनों जगहों पर जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से। जी, थैंक यू। आपकी बात से लगा, जिसे मैं भी एग्री करता हूँ कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, वो चाहे वो गिलगित में हो या ये आज़ाद कश्मीर में हो, तो मोस्टली हमारे पंजाब से बड़े बड़े अच्छे तगड़े और जहाँ फेडरल ब्यूरोक्रेसी से लोग जो जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं वहाँ पे इलेक्शन जीतना जो है ये पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है या पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के लिए अहम होता है, या ब्यूरोक्रेसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए जाना तो या आपके बकौल हमने लगना तो वहाँ पर हम नहीं वैस रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट, इसको जो ज़िंदगी मौत का मसला बना लेते हैं सियासतदान, ये कितना अहम है गिलगित का या आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन इन हुकूमतों के लिए? अगर कोई पार्टी हार भी जाए, कोई मुखालिफ पार्टी आ भी जाए, तो क्या इससे कोई आसमान गिर पड़ेगा? इतना सारा कुछ जैसे आपने कहा कि रोका गया है, उनको पीटीआई को उस तरह कंपेन नहीं करने दी जा रही, लोगों को वहाँ पे जिला बदल या इलाका बदल किया जा रहा है। सर, बात यह है कि यहाँ पीटीआई का मामला फर्क है, उसको आप आइसोलेशन में, मैं समझता हूँ, हम नहीं देख सकते, उसको हम इन टोटलिटी देख सकते हैं कि उनका मसला, उसका ताल्लुक पाकिस्तान के अंदर जो ओवरऑल तहरीक इंसाफ के मसाइल हैं उनसे है। और मैं समझता हूँ कि ये वो अंग्रेजी में जिस तरह कहते हैं ना कि वो सीप इन कर गई हैं चीजें एक दूसरे में, और उनको अलहदा नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि अच्छा जी वहां पर अब अच्छा होता कि वहां पर उन्हें बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता, तो हम भी कहते हैं कि अच्छा है, चलें यार, जो है वो यहाँ पर है, वहां मामला और है। लेकिन नहीं, उसको डिवोर्स नहीं किया गया यहाँ की रियलिटी से, नंबर एक। नंबर दो ये है कि कोई भी हुकूमत आ जाए जनाब क्लास साहब, वहां बहरहाल जाना तो ब्यूरोक्रेसी ने होता है, तो इट डजंट रियली मैटर टू देम कि वहां पर हुकूमत किसकी है। वो लेड बाय अ ब्यूरोक्रेट होगी ना, खासतौर पे एजेके में चले वहां होंगे, चले इसी तरह जो दीगर लोगों की अपॉइंटमेंट जीबी में होगी, जो वफाक करेगा, इस्लामाबाद करेगा, तो उन्होंने वो ब्यूरोक्रेट्स नहीं जाना है या पुलिस के हाई ऑफिशियल से जाना है। बट मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक इस बात से भी होता है कि आपने कितनी चीजें अपने नाम करनी है कि ठीक है जी, हमारी जी पंजाब में हुकूमत है, हमारी वफाक में हुकूमत है, देखिए जी अब हमारी जीबी में हुकूमत है, हमारी आजाद कश्मीर में हुकूमत है, ताकि वहां जो लोकल मामलात और पॉलिटिक्स है उसको जरा स्ट्रेंथन किया जा सके। अदरवाइज जो मामलात हैं वो तो बाय एंड लार्ज वही रहते हैं जी। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे आपने भी बात की है कि अब पीटीआई भी कह रही है कि हमें वहाँ पे कंपेन नहीं करने दी जा रही, हमें रोका जा रहा है, स्टेट मशीनरी या रियासत जो है अपने प्रॉब्लम पैदा कर रही है, और पीपल्स पार्टी को, नवाज लीग को इनको बाकायदा खुली इनको इजाज़त है, बिलावल साहब भी पहुँचे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहुँचे हुए हैं। आपको याद होगा इसी तरह की शिकायत जो है कभी ये करते थे पीपल्स पार्टी और ये नवाज लीग करते थे कि जनाब ये देखें पूरे मुल्क में या इमन खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की पार्टी को इजाज़त है, वहाँ पर कोई हमले नहीं होते, कोई अटैक नहीं होता, सुसाइडल वगैरह, ANP के बहुत सारे शहीद हुए, बहुत सारे पीपल्स पार्टी को हमें जलसा जुलूस नहीं करने दिया जाता और खान साहब की पार्टी के लिए रास्ता हमवार किया जाता है, वहाँ पे कोई ऐसे अटैक नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं वही कुछ अब इन्हीं के साथ हो रहा है, खान साहब और उनकी पार्टी के साथ हो रहा है, जो माजी में नवाज शरीफ साहब और ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ होता था, उन्हें वो उस वक्त नहीं करने देते थे, इन्हें अब नहीं करने दे रहे?
सैडली अपार्ट टेकिंग अवे दी टेररिज्म का जो पार्ट है उससे अगर थोड़ा सा इसको हम डिस्टिंक्ट रखें तो फिर बाय एंड लार्ज हो तो क्लासेस साहब वही रहा है जो आप फरमा रहे हैं कि यहाँ इनके लिए अब हालात तंग कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको ये कहना है, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ जी, वो कहते हैं कि हमारा हिसाब अभी तक बराबर हो रहा है और जो हमारे साथ किया गया था वो जो तहरीक इंसाफ, मतलब अब तो एक उसकी नई तौजीह भी पेश कर दी गई है ना। कुछ लोग जो बिल्कुल रैशनल बात करते हैं वो कहते हैं जी जो हो रहा है वो हो तो गलत रहा है, लेकिन जिनके साथ हो रहा है उनके साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। अब आप देखिए ना, ये भी एक स्टेज आ गई है, तो मतलब कि उसमें वो कंडोन नहीं करते, वो कहते हैं हाँ हाँ जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा गलत हो रहा है जी, ये देखें इस तरह नहीं होना चाहिए, इतनी सख्ती नहीं होनी, लेकिन जी जिनके साथ हो रहा है ये ठीक हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जब आप खुद ही तावीलें पेश कर लें, खुद ही उसकी जस्टिफिकेशन निकाल लें एक निजाम के अंदर, तो फिर तो कोई भी चीज लिमिट नहीं है, फिर तो किसी जगह पर जाकर आप नेक्स्ट स्टेज पर जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के गलत सियासी फैसलों ने, खान साहब के गलत सियासी फैसलों ने उन्हें यहां तक पहुंचाया है। अब आगे देखें क्या होता है। बदकिस्मती से जो आज एनवायरनमेंट है वो जमहूरियत के लिए तो कोई अच्छा शगुन नहीं है। देखिए, एक जमात को अगर आप इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देंगे, वो हार जाएं, उनको लोग वोट ना दें, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर आप उन्हें, उनकी लीडरशिप के पास ये खुली छुट्टी है ही नहीं कि वो वहां पर जाके कोई प्रोग्राम कर सकें या सारे जा सकें और कर सकें। क्या पीएमएलएन के किसी शख्सियत को रोका गया है कि आप नहीं जा सकते यहां पर? नहीं। क्या पीपल्स पार्टी की किसी शख्सियत को रोका गया है कि आप यहां नहीं जा सकते? जवाब है नहीं, एटलीस्ट नॉट टू आवर नॉलेज। तो पीटीआई के लोगों को क्यों रोका गया है? अगर रोका गया है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? मेरे पास तो कम से कम हैसियत एक आम पाकिस्तानी के, एक आम सहाफी के, मेरे पास तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक जस्ट एक मतलब पॉलिटिकली तौर पर चीज़ों को अगर देखें, ये खान साहब ने, उनके पास 5 हुकूमतें थी सर, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद भी था, एजेके भी था, गिलगित भी था, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, और फिर एक एक करके पहले खान साहब ने यहाँ पे उनकी हुकूमत गई, वो चलो गलत गई, सही कि उसको साइड पे करते। पंजाब में हुकूमत थी, 1.5 साल रहता था, उन्होंने खुद ख़त्म की। फिर खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म की, बाकी अब वो जो है उन्होंने खुद ले ली हुकूमतें। अब खान साहब दोबारा अपनी हुकूमतें बिल्ड करना चाहते हैं। साफ ज़ाहिर है कि इस वक्त मौका है उनके लिए कि वहाँ पे पॉपुलैरिटी भी है इस गिलगित में। तो आपको लगता है कि वो एक नए सिरे से, वो कहते हैं ना कि अगर जब आपसे गलतियाँ ज़्यादा हो जाएं तो दोबारा ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाएँ और फिर से ABC अब शुरू करें और चीज़ों को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करें? तो लगता है कि वो, उनको गलतियों का एहसास है कि हमने अपनी हुकूमतें जो थी उनको खुद ख़त्म करके अब दोबारा उनको कांटे जो हैं चुनने पड़ रहे हैं। साहब, गुजारिश ये है कि करेक्टिव मेयर्स आप तब ले सकते हैं जब आप किसी जगह पहले तो ये मान लें कि आपने गलतियां की। दूसरा ये कि जिस वजह से आपकी गलतियां हुई हैं, जिस तनाजे में आप थे, आप उस तनाजे से निकल आए हैं और आप रीबिल्डिंग के प्रोसेस में चले गए हैं। ठीक है, आप मलबे के नीचे दबे रहकर तो नई इमारत तामीर नहीं करते ना। आप मलबे से खुद को निकालते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, फिर बंदोबस्त करते हैं कि मैं दोबारा से किसी इमारत को, जब आप खुद ही उसमें दबे हुए हैं तो आप क्या इमारत तामीर करेंगे? While remaining a part of the crisis or victim of the crisis, how can you rebuild yourself or a political party or a political government? So you cannot do these things simultaneously. आप इकट्ठे तो नहीं कर सकते। तो लिहाजा जो मेरे नाकिस राय है वो ये कि पीटीआई तो अभी उस तनाजे से निकल ही नहीं पाई, अभी तो वो उसी में फंसे हुए हैं, तो रीबिल्डिंग कहां से होगी? बहुत बड़ा कोई अपसेट हो जाए, मोर्चा हो जाए, थिंग्स गो साउथ फॉर द एंटायर सेटअप और पीटीआई को ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यहां ले जाए और कहे जी देखें जी इस सोबतों के बावजूद हम जीत गए हैं, तो वो एक और बात है। अदरवाइज तो मुझे कोई हालात अच्छे नजर नहीं आ रहे। और ये जितनी रोज चुर्लियां छोड़ी जाती है जी, ये डील हो गई, वो डील हो गई, फलान हो गया, ये हो गया, फलानी ऑफर हो गई। मैं तो बजाते खुद बहसियत एक आम साफी के इस बात का कायल हूं और खबर की बुनियाद पर कि ये सब ट्रक की बत्तियां हैं। और ये इस्तिलाह जो मैं 3 साल पहले इस्तेमाल करता था, आज पूरी पीटीआई करती है कि हमें ट्रक की बत्तियां दिखाई गई हैं। तो जो इनके साथ हो रहा है वो ट्रक की बत्तियां हैं। कोई इनको एक लॉलीपॉप आके पकड़ा देता है कि अच्छा जी आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। क्या करें, आप क्या चाहते हैं? अगर ये तो कोई ड्रीम है, कोई ख्वाब है, कोई झूठी सच्ची बात है, उम्मीद का एक दामन पकड़ा हुआ है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो उम्मीद का दामन भी उनके पास ना रहे जिसको हम ट्रक की बत्ती कह रहे हैं? मतलब हाउ डू यू सी दैट? क्या करें फिर पीटीआई के लोग, क्या करें अगर उम्मीदें ना बांधें तो? सर, उम्मीद बांधना और बात है, माजरत के साथ खुशफहमी और गलत फहमी में मुब्तला होना दूसरी बात है।
मुझे ये उम्मीद है कि मेरा अल्लाह ताला मेरे काम में बरकत अता फरमाएंगे। लेकिन अगर मैं बैठे बैठे यहीं पे बैठा रहूं और कुछ भी ना करूं और मुझे पता लगे ग्राउंड रियलिटी भी कोई नहीं और मैं कहूं मैं वुल्फ ब्लिट्जर बनने लगा हूं यहाँ बैठे बैठे, तो वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। उसके लिए मेरे अंदर कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, मुझे किसी और जगह जाना पड़ेगा, कोई मुझे बाय स्ट्रोक ऑफ लक मेरे साथ कुछ ऐसा अच्छा होगा जिसके नतीजे में मैं उस एनवायरनमेंट में जा सकूं या मैं कोई बहुत बड़ा तीर चला सकूं। बाय सिटिंग हेयर एंड बाय पार्किंग माई सेल्फ हेयर, बाय नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि ग्राउंड रियलिटी मेरे कहने पर तब्दील हो जाए। सर आपको मियां नवाज शरीफ साहब का वहां पे जाना ये गिलगित में वाकई आप समझते हैं बड़ा कंपटीशन हो गया है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब नहीं जा सकते, मरियम साहबा नहीं जा सकते, दे आर होल्डिंग पब्लिक ऑफिसेज। नवाज शरीफ साहब के जाने से कोई बहुत बड़ा कोई डेंट पड़ेगा मुखालफीन में, या कोई बहुत बड़ा जोशो जज्बा आप देख रहे हैं, कोई इलेक्शन जीतने की उम्मीदें उनकी हैं? देखिए, मैं समझता हूं कि जो मियां नवाज शरीफ साहब का जाना है वो सिंबॉलिक है, उसकी अहमियत जरूर है। मियां साहब के भी कोई इतने वो समझता हूं कि इतने ज्यादा फ्रेश नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कैंपेनिंग कर सके। मरियम बीबी का ना जा पाना एक सेटबैक है पीएमएलएन के लिए, क्योंकि उनकी सर्जरी हुई है और वो शायद अब रिकवरी स्टेज में है और वो नहीं ट्रेवल कर सकती थी, नहीं जा सकती थी, इसलिए वो एक सेटबैक है पीएमएलएन के लिए। बट मियां साहब का कनेक्शन तो लोग अगर वोटर का है तो वो मियां नवाज शरीफ से है, पार्टी मियां नवाज शरीफ की है, तो मियां साहब के जाने से नेचुरली फर्क तो पड़ेगा। लेकिन देखना यह है कि पीपल्स पार्टी ने कितनी इनरोड्स बनाई हैं, क्योंकि अगर पीटीआई को आपने माइनस करके फारिग करना है तो बाकी फिर इन दोनों जमातों के बीच में कंपटीशन है ना। इट ऑल डिपेंड्स कि किसके हालात क्या है, किसी बार्गेन के अंदर किसी को कुछ मिल तो नहीं रहा, ये भी देखना है ना जी। तो क्योंकि बहुत सारी चीजें अंडरवे हैं, तो थोड़े को बहुता जानते हैं, मेरे ख्याल में इसी पे इत्तेफाक कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया, वेरी काइंड ऑफ यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब हमें ज्वाइन करने के लिए। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद थे और डिटेल में बता रहे थे इस वक्त जीबी इलेक्शन जो है वो वहाँ पे सियासी गढ़ जो है वो बना हुआ है और नवाज शरीफ साहब ने भी वहाँ खिताब किया। एक और इशू जो है वो शामिल कर लेंगे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद, और वो ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो है वो एफएससी और मैट्रिक फेल बच्चों को भी जो है वो दाखिला मिल रहा है, और भी बहुत सारे इंकशाफात हुए। ये जो है मुस्तफा कमाल साहब जो कि वजीर सेहत है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। जो इजलास था उसमें क्या क्या और इंकशाफात हुए वो हम इनसे पूछेंगे, लेकिन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम बात जरूर करेंगे सेहत के शोबे के हवाले से, लेकिन पहले जो है वो कुछ सियासी मंजरनामे से भी जो है वो इनसे बातचीत कर लेते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी, आपकी आवाज ठीक आ रही है। बहुत शुक्रिया सर जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो हम जो है वो जाएंगे कमेटी इजलास पे जहाँ बहुत सारे इंकशाफात हुए, लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपसे थोड़ा सा 28वीं तरमीम के हवाले से भी पूछना चाहूंगी कि 28वीं तरमीम आ रही है, नहीं आ रही है, बातें तो बहुत सारी हो गई हैं उस पर, और आपका क्या स्टैंड है खासतौर पर कराची को लेकर, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि शायद उस हवाले से भी कोई डेवलपमेंट हो, और बहुत सारी बातें सुनने में आ रही है कि वो शायद उसको जो है वो फेडरल के अंदर दे दिया जाए ताकि उसकी इंतजामात जो है उनको बेहतर किया जाए। आपका क्या स्टांस है इस पे? देखिए, 28वीं तरमीम के हवाले से किसी ने हमसे फॉर्मल तो अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना हुकूमत ने हमसे कोई बात की है, लेकिन मैं आपको पहले भी मैं कई जगहों पे ये बात कह चुका हूँ, आपके सामने दोबारा अर्ज कर देता हूँ आपके सवाल पे कि इस वक्त जो हमारे मुल्क का इस वक्त जो गवर्नेंस का निज़ाम है ना, एक वफाक 4 सूबे और एनएफसी अवार्ड में सारा डिविजिबल पूल में 56% हम पैसे बांट देते हैं, एनएफसी अवार्ड देते हैं, नीचे सूबे जो है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते, और जो 18वीं तरमीम में इख्तियारात और वसाइल जो वफाक से सूबों में गए हैं वो सूबों से नीचे सूबों ने ट्रिकल डाउन 15 सालों में नहीं किए। इस निज़ाम के तहत जो है वो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अब फर्दर जो है वो चलाया नहीं जा सकता। इस निज़ाम में आप फरिश्ते लाकर बिठा देंगे, लोगों की डोर स्टेप पे वो डिलीवरेंस नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। तो अब पहले हम ये बात, हमने इसी हवाले से हमने एक आईनी तरमीम बनाई थी। उस आईनी तरमीम को एमक्यूएम ने, जब हम पीएमएलएन से इल्हाक करने जा रहे थे तो हमने एक ही 1 पॉइंट एजेंडे पे हमने हुकूमत में शामिल हुए। फिर उसके बाद जब 26वीं तरमीम आई थी और हुकूमत ने उसको शामिल किया, पीपल्स पार्टी ने उसे अपोज कर दिया। 27वीं में हमसे वादा किया गया, वजीर आजम ने बुलाकर हमें कहा
कि मैं दोबारा शामिल करने जा रहा हूं, इसको इनको हम अप्रूव कराएंगे। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, वजीर आजम ने अप्रूव कर दिया, स्टैंडिंग कमेटी में फिर पीपल्स पार्टी ने अपोज कर दिया। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को चलाने का, बचाने का वाहिद तरीकेकार अब ये रह गया है कि जो कि पंजाब असेंबली ने भी जिसके ऊपर एक रेजोल्यूशन पास करके वफाक को भिजवाया कि आप डिवॉल्व चीजों को करें और इख्तियारात और वसाइल जो ग्रास रूट लेवल तक लेकर जाएं नीचे, जब जाकर ये मुल्क इसकी एडमिनिस्ट्रेशन आप चला पाएंगे। तो जो आप बात कर रही हैं, आप देखिए कराची जैसा शहर जो है वो जो कि 60% रेवेन्यू कमा कर देता है, वो उसके पोटेंशियल को 20% भी आप टैप नहीं कर रहे। और आज कराची दुनिया के 4 इंतहाई बदतरीन शहरों में शुमार है। मेरे जमाने में यही कराची दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल था। आज वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड में कराची की रैंकिंग जो है वो 4थे नंबर पे आती है। तो ये निजाम जो है वो ये प्रूव हो गया XYZ में किसी का के ऊपर गवर्नमेंट या किसी के ऊपर आप देखेंगे पानी जो है वो देना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, सिवरेज देना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, कचरा उठाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, स्कूल वो चलाएंगे। आई मीन ये एवरीथिंग जो कि दुनिया में मेयर्स करते हैं, यूनियन काउंसिल्स करती हैं, वो हमारी जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं और वो नहीं कर पा रही। तो ये बताएं, तो मसला तो फिर ये है कि डिवॉल्व जो है वो नहीं किए गए इन इश्यूज को, और पावर जो है वो लोकल लेवल तक नहीं लेके गए। तो उसका सोल्यूशन ये तो नहीं है कि मजीद पावर जो है वो सेंटर को दे दी जाए। यू डोंट एग्री विद दैट? देखिए मैं तो आइडियल बात तो यह है कि हमने तो तरमीम इसी की पेश की हुई है, जो हमने एक आईनी तरमीम पेश की हुई आर्टिकल 140A जो कि लोकल गवर्नमेंट का आर्टिकल है, उसको हमने और एलोबरेट किया है, जिसमें NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड है। हम वफाक से कह रहे हैं कि भाई आप जो हमारे नाम पर डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पर पैसे देते हैं, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि 2006 तक ये 2006 में मुशर्रफ साहब के जमाने में और फिर 1999 में जो ऑक्ट्राइज जिला टैक्स होता था वो डिस्ट्रिक्ट्स को डायरेक्ट वफाक से मिला करता था। OZT इसको ऑक्ट्राइज जिला टैक्स कहते थे। ये 2010 में जब 7वां NFC अवार्ड आया है, सूबे मिलकर उन्होंने वफाक को कहा ये जो पैसे आप डायरेक्ट देते हैं OZT में, ये आप हमें देते, हम बांट देंगे। वो पैसा अगर कराची की मैं मिसाल दूं, अगर वो OZT वो 1/6 ऑफ दी GST मिला करती थी डायरेक्ट, तो आज कराची को 190 बिलियन रुपीस डायरेक्ट मिलते, जिसमें से 9 बिलियन भी नहीं मिले हैं। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, तो इस तरह की कई मिसालें। तो हमने इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हमने तो फर्दर डिवॉल्व करने की बात की, लेकिन अगर कोई अपने नंबर्स की हठधर्मी की वजह से सही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और हमें जो है वो लोग मजबूर हैं कि हमें पीने का पानी भी अवेलेबल नहीं है इस वक्त 80% कराची में, और उसे हमें खरीद के पीना पड़ता है। तो मैं फिर डेफिनेट इतना इंपॉर्टेंट शहर जो कि पोर्ट सिटी भी है, पाकिस्तान का रेवेन्यू इंजन भी है, उसको फिर इस तरह की गवर्नमेंट्स के अंडर में नहीं होना चाहिए। फिर उसको वफाक के अंडर में होना चाहिए, और हम इसकी पूरी हिमायत करेंगे। हमें इसकी कोई खुशी नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हम 18 सालों से सूबाई हुकूमत का इंतजार कर रहे हैं कि वो हम पर रहम खाएंगे, तरस खाएंगे। वो नहीं रहम खा रहे, तरस खा रहे। तो बिल्कुल हम इस बात की तायद करते हैं कि और इसके लिए किसी आईनी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। आइन में वो तरीकेकार वजह हुआ है, जहां पर वफाक जो है वो, दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि एक आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी होता है और आपके पास जो है फाइनेंशियल कैपिटल भी होता है। दुनिया में बहुत सारी मिसालें। तो कराची जो है वो हर तरह से इस मुल्क का फाइनेंशियल कैपिटल है, और 1966 तक तो ये कराची तो दारुल खिलाफा इस मुल्क का रहा है ना। तो कोई नई बात या अचंभे की बात नहीं होगी, मैं समझता हूँ। आपने क्योंकि आप कराची के ही हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, आपने वहाँ पे वजारतें जैसे बता रहे हैं, मेयर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आप मेयर रहे हैं। आप जो मौजूदा मेयर हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, इनकी परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं कि अच्छे हैं, एवरेज हैं, बिलो एवरेज हैं? कराची उनके आने से मतलब पहले की निस्बत बेहतर हुआ है, ख़राब हुआ है? एक ऑनेस्ट और ब्लंट हमें आपकी ओपिनियन चाहिए, और आप ही दे सकते हैं क्योंकि आप भी इसी ही जॉब पे या इसी सीट पे आप भी पहले बैठे थे। देखिए, दो बातें हैं इसके अंदर। एक तो मुर्तज़ा वहाब साहब, हम तो ये जो इख्तियारात और वसाइल देने की बात कर रहे हैं, तो आज तो हम पीपल्स पार्टी के पूरे सिंध भर में 32-33 जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सारे मेयर्स जो पीपल्स पार्टी के हैं और उन्हीं की हुकूमत है, तो हम तो उन्हें ही इख्तियार देने की बात कर रहे हैं। और नंबर 1
तो एक तो उनके पास और इख्तियारात होने चाहिए, दूसरे जो आज इख्तियारात उनके पास हैं भी, मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर समझता हूं कि उसमें बहुत सारी गुंजाइश है चीजों को और बेहतर करने की, जो कि जहां पे गैप्स हैं, जहां पर चीजें और इंप्रूव होने की उनकी गुंजाइश है। और कराची का देखें, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझिए वाली बात है। आप मेरी तो शायद ओपिनियन, ये बात एक कोई बायस ओपिनियन कहला दी जाए, एक पॉलिटिकल ओपिनियन कहला दी जाए, लेकिन एक आम आप किसी अपने नुमाइंदे को कैमरा लेकर जो है वो कराची की सड़कों पर भेजें और रैंडम वो जाकर पूछे लोगों से कि लोगों के हालात कैसे हैं। रोबई, ये जिस दौर की आपने मेरी बात की ना, तो सिर्फ पैसों से ये नहीं हुआ, हमने नाम नहीं कमाया। जब लोग सोते थे ना कराची के, तो मुस्तफा कमाल जो है वो कराची की सड़कों पर अपने बिस्तर को छोड़कर अपनी नींद को जो है वो कुर्बान करके, मैं और मेरी टीम हम जाग रहे होते थे उनकी सुबह को बेहतर करने के लिए। फिर हमने अपने सामने की रिश्वत ना नहीं उठाई, 1 रुपए भी अपने बच्चों को हराम नहीं खिलाया। ये जब जाकर जो है वो आप किसी को काम करवा सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर, ये लोग, अगर इनसे आप रिश्वत लेंगे तो आपका क्या ख्याल है मुस्तफा भाई कि अभी ये काम हो रहा है, रिश्वत खाई जा रही है वहां पर जी? बहुत सारी इतलात हैं, यकीनन बहुत सारे लीकेजेस की इतलात हैं, और बिल्कुल लोग बताते हैं कि बहुत सारी इतलात हैं, और इसमें तो सिंध में तो बहुत ही बुरा असर है इस हवाले से। अच्छा सर, जरा इस पे आते हैं, जो आज कमेटी का इजलास था स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ पे, और मैं भी आता रहता हूँ वहाँ पे, इतने अहम इश्यूज होते हैं। मत से आपने बड़ा डिटेल के साथ ब्रीफिंग भी दी है, जवाबात भी दिए हैं, स्पेशली वैक्सीनेशन के हवाले से आपने बताया कि कैसे पाकिस्तान में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आई थी, ये पिछले दिनों जो कैंपेन भी चली थी। हमें ज़रा बताएंगे कि आपको क्यों मजबूर होना पड़ा, जो आज आपने बताया भी है वहाँ कमेटी मीटिंग में, कि अपनी बेटी को वैक्सीनेशन फिर आखिर अल्टीमेटली आपको करानी पड़ी, कि ये सारा हमें बताएंगे कि माइंडसेट क्या है, अप्रोच क्या है, कैसे यहाँ पे ये कैंपेन्स को कामयाब या नाकाम किया जाता है। देखिए, कुछ लोग तो हैं पाकिस्तान के दुश्मन, और कुछ हैं नादान लोग जो कि किसी झूठ को समझते हैं। और वो जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो हर चीज में वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि उसका नुकसान हो, वो बहुत चंद लोग होते हैं, लेकिन उस झूठ को फॉलो करने वाले फिर एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। इसी तरह से जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर, जो कि बेशतर खवातीन में कैंसर का ये मर्द होता है, दुनिया भर में इसकी वैक्सीन निकल चुकी है 20 साल पहले, और दुनिया के 70 ममालिक इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, और दुनिया ममालिक उसको लड़ते हैं इसकी वैक्सीन को लेने के लिए। दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर क्लास 7 ग्रेड से लेकर 8 ग्रेड में बच्चियों को जाने नहीं देते जब तक उनकी ये वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन का लग ना जाए, यानी कि इतनी वो अहमियत देते हैं उसको, और इतना कंपलसरी है। हमने बहुत कोशिशों के बाद जो है वो हमने ये वैक्सीन अपने पास हमने हासिल करवाया, और हमें इसकी जो है वो ग्रांट मिली, और हमने इसको लॉन्च किया, अपने रूटीन इम्यूनाइजेशन में लेकर आए। जब उसे लॉन्च किया उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया। उसकी जब तैयारी कर रहे थे स्कूल्स में, हम ये कर रहे थे क्योंकि 9 साल से ज्यादा उससे बड़ी बच्चियों को हमने इसको लगाना था, 9 से 14 साल की, और उस तरह की एज उसकी ब्रैकेट थी। लगना तो सबको होता है, लेकिन चूंकि आपके पास तादाद कम थी, तो ये वो रिसर्च कहती है कि इस एज की बच्चियों में ये वबा, ये बीमारी जो है वो ज्यादा स्प्रेड करती है, तो यहां से इसकी रोकथाम की जाए। एनीवेज, तो वो स्कूलों ने बहुत अच्छा वेलकम करके पहले जो है सबने एनलिस्ट करवाया, सब चीजें। लेकिन जब ये लॉन्च होने वाली थी, उसके साथ साथ ही सोशल मीडिया पे कोई 2-3 पोस्टें चली हैं, और उस पर यह कहा गया कि ये जो है वो खतरनाक है, इसमें जो है वो जहर है, खुदा न खास्ता, इसमें जो है वो इसके साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारे। ये 2-3 इसके ऊपर कुछ लोगों ने, कुछ तो 1-2 तो बड़े नामवर लोगों ने ये वाला काम किया, शोबिस से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग थे, उन्होंने ये वाला काम किया, और उसके बाद ये चीज जो है वो स्प्रेड हो गई, फैल गई, और फिर ये मासेज में चली गई। जब मासेज में चली गई तो हमें फिर रिफ्यूजल्स की कॉल आना शुरू हो गई। तो हमारी पूरी टीम को, जिन जिन स्कूलों ने पूरे पाकिस्तान भर में जहां जहां हो रहा था, वहां से फिर ये कॉल आने लगी कि भाई आप अब हमारे स्कूल में, हमारी जगह पे नहीं आए, और फिर वालिदैन मना करना शुरू कर दिया। तो फिर 4 दिनों तक जो ये कैंपेन शुरू होने के बाद रही, वो 4 दिनों तक हमारे पास जो रिफ्यूजल्स की तादाद थी, वो परसेंटेज वो 80% पे रिफ्यूज रही। तो डेफिनेटली मैं परेशान हुआ कि हम इतनी मुश्किल से
इसके लिए लेकर आए और मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ नहीं है और लोग कैसे इसको रिफ्यूज कर रहे हैं। तो मैं बस फिक्र में था, सोच में था, अल्लाह ने दिमाग में बात डाली। मेरी एक बेटी है, मैंने फिर अपने घर में बात की, फिर मैंने उसको तैयार किया। मेरे दिमाग में बात थी कि मैं लोगों को अब वर्बली तो बात करके तो नहीं समझा सकता, इतनी फैल गई है बात कि किसी की कोई बात समझ में नहीं आएगी। तो बगैर बात किए अगर लोगों के दिमागों में ये आ गई है बात की इसमें जहर है या ये नुकसानदेह है, तो मैं आज टीवी के आगे कैमरों को लगाकर जो मैं अपनी बच्ची को, जिसको मेरी फैमिली आज तक किसी ने, मैं 30 सालों से इस पोजीशनों पे हूं, मेरी फैमिली आज तक कभी टीवी पे कभी स्क्रीन पर नहीं आई है। मैंने तैयार किया और मुझे ये तौजीहात पेश करनी पड़ी घर में कि हम ये अल्लाह की रजा के लिए ये काम करें कि अगर हमारे इस अमल से कोई एक बच्ची जो रिफ्यूजल है और वो लगवा ले ये वैक्सीन हमें देखकर, तो अगर उसकी जान बची तो हमारी आखिरत संवरेगी और हमारी दुनिया ठीक हो जाएगी। इस बात पे मुझे 2 दिन लगे कन्विंस करने में और मैं फिर उसके बाद जो है वो हुआ जो सबने देखा और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वैक्सीन अपनी बेटी को लगवाया और उससे फिर उसके 8 घंटों के बाद से पूरी इन्वायरमेंट जो चेंज हो गई। जो सारे रिफ्यूजर्स से कॉलें आना शुरू हो गई विदाउट सेइंग अ वर्ड। वो सिर्फ उस एक्शन से जो हमारी पूरी कैंपेन अगले 24 घंटों में पूरी टर्न अराउंड हो गई। और जब ये कैंपेन क्लोज हुई तो हमें WHO ने इसको ग्रीन डिक्लेयर किया पाकिस्तान की इस कैंपेन को, विच मींस के 100% हमने रिजल्ट अचीव किया। अब इससे 2 कहानियां मिलती हैं। एक ये कि नंबर 1 के लोग जो है वो अगर उनको इसका एक ये कि भाई हमारी, इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन में वीकनेसेस थी। भाई क्यों ऐसा नहीं हुआ कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा था, हमारी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती पहले से कि उस नेगेटिव बातों को हम पहले से प्रीएम्प्ट करके उसके असरात नहीं होते। तो वो तो नेगेटिव बात ने लोगों के दिमागों पे अपना असर डाल दिया। दूसरी बात ये साबित हो गई, इस केस स्टडी है कि नहीं, लोग अपने व्यूज को चेंज करते हैं, लोग अपने ख्यालात को चेंज करते हैं अगर उनसे सही तरीके से जेन्युइनली ईमानदारी से। इसका क्रेडिट जाता है मुस्तफा भाई कि आपने इतना बड़ा एक बोल्ड स्टेप लिया, विच वेरी रेयर। कोई फेडरल मिनिस्टर मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह कर सकता। आपकी बेटी को भी मतलब यकीनी तौर पर एक उनको एप्रिसिएशन उनको भी होनी चाहिए कि उन्होंने अपने वालिद की बात को सुना, समझा और आप पे ट्रस्ट किया। आपने वैक्सीन पे ट्रस्ट किया, उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया। ये तो मतलब इट वाज ह्यूज स्टेप। लास्टली सर, आज मीटिंग में ये बताया गया कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं, कोई ऐसे भी इसने यहाँ पे PMDC ने वो किए मुत्तल के लाइसेंसेस, जिनके पास सर्जरी का कोई तजर्बा कुछ भी नहीं था, सिंपली दे वर MBBS और वो सर्जरीज कर रहे हैं, माँ बच्चा वगैरह उनकी डेथ भी हो रही है। 114 के करीब वो कहते हैं डॉक्टर्स के लाइसेंसेस जो हैं हमने मुत्तल किए हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं, वो आते नहीं है। सर, व्हाट इज दिस स्टोरी? और प्लस आपने साथ में ये भी कवर कर लीजिएगा, ये भी बताया कि मेडिकल कॉलेजेस में शायद पाकिस्तान से बाहर $800 मिलियन जो है वो बाहर जा रहा है जो हम मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और प्लस मैट्रिक और जो FSC फेल हैं कुछ, उनके भी दाखिले हुए हैं सर बाहर। आई एम सॉरी, 3 सवाल मैंने इकट्ठे पूछ लिया आपसे। रोब भाई, एक तो पहली वाली बात पे है कि इसका प्रोसेस ये कि हमारे पास तो जो रेगुलेशन है ना वो तो ICT, AJ की और GB की है, और जो प्रोविंसेस की अपनी अपनी बॉडी बनी हुई है जो कि इन तमाम चीजों को वो करते हैं, जाकर उसकी रेगुलेशन उनके पास है। वो जब हमें कंप्लेन, अच्छा रेगुलेशन में है कि कुछ चीजें तो उनके डोमेन में है जिसको बंद करते हैं, खत्म करते हैं, चीजें करते हैं, लेकिन जो डॉक्टर से रिलेटेड जो चीजें हैं, उसकी प्रैक्टिस से रिलेटेड उसकी लाइसेंस है, वो PMDC का डोमेन है। तो जब वो जाकर उन जो गलत चलने वाली जगहों के ऊपर और इस तरह की चीजों पर जब जाकर वो उस पे एक्शन लेते हैं, तो उसके डॉक्टर्स की लाइसेंसेस को कैंसिल करने के लिए, उस पे कॉग्निजेंस लेने के लिए फिर वो PMDC में भेजते हैं। तो उसका प्रोसीजर तो ये, उसकी आपने वो ब्रीफिंग सुनी कि कितने हमने अब तक जो लोगों को फारिग किया, कितने डॉक्टर्स जो हमने कैंसिल किए। लेकिन अब हम इसके अंदर लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं और इसके अंदर इसको स्ट्रॉन्ग कि भाई सिर्फ लाइसेंस कैंसिल नहीं, उसको गिरफ्तार भी होना चाहिए ना, उसको बंद भी होना चाहिए। HIV की जैसे बात आती है, HIV अगर किसी ने जो है वो ड्रिप में को रीयूज कर लिया है गलत तरीके से और उससे जो है वो फैल गई है बहुत, तो जो कि ये आज से कोई 2 साल पहले का ये वाकया रब हुआ और जगहों पे ये केसेस आए, लाड़काना, कराची, तो वहां पर इसी तरह की चीज आई कि भाई अब जो वो नॉर्मल HIV नहीं, वो तो सिर्फ सिरिंजेस और
हमारे ये तौसे direct में हुआ है सर, लगभग डेरा गाजी लगाने- खान साइड में हमारे तौसे के इलाके में बहुत बेचारे वहाँ बहुत ज्यादा जी बिल्कुल उसी की बात कर रहा हूँ, मैसेव आखिर वहाँ पे 2024 हैं। दिसंबर जी। में। जी बिल्कुल। तो वो उसमें सिर्फ आप जाकर वो उन उसको कियोस्क को बंद कर दें, ये मैं नहीं समझता कैसे भाई वो बंद होना चाहिए। उसके ऊपर बहुत ज्यादा सीवियर किस्म की उसके ऊपर जो है उसको सजाएं मेडिकल लगनी कॉलेजेस चाहिए। के हवाले से जो आज आपने बात की, मेडिकल कॉलेज के बैरून मुल्क इवन मैट्रिक एफएसी और $800 अगर मैंने ठीक सुना है वो पैसा पाकिस्तान से बह जा रहा है सर। जी रोबे, इसमें इसकी स्टोरी इस तरह से है कि देखिए हमारे यहाँ, मैं लास्ट ईयर की अगर आपको सिर्फ फिगर दे दूं, 1,42,200 बच्चों ने एमडी कैट का एग्जाम को टेस्ट को दिया, राइट। आपको पता है मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडी कैट पास करना जो है वो जरूरी है, ठीक है। जब 1,42,200 में से 95,000 बच्चों ने एमडी कैट पास कर लिया, ठीक है। उसके बाद उन 95,000 के लिए इस मुल्क में हमारे पास सीटें हैं 22,000, पूरे मुल्क में 22,000 सीटें हैं। तो जस्ट इमेजिन के जिन बच्चों ने एमडी कैट पास करके एलिजिबल हो गए हैं, वो उनको उनमें से 95,000 में से 22,000 बच्चों को एडमिशंस मिलेंगे। रेस्ट जो है उन्हें, अब जिनके वालिदैन ने ख्वाब देख रखा है, जिन्होंने जो है वो क्या करते हैं, वो फिर बाहर मुल्कों में जाते हैं। एक तो वो कैटेगरी, और एक वो लोग भी हैं जो कि एमडी कैट नहीं भी पास करते, उनको डॉक्टर बनना है। तो बहुत सारे, आई वोंट टेक नेम, आपके सामने उन मुल्कों का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन हमारे पास दुनिया में बहुत सारी मुल्कों की मिसालें हैं कि जहां पर बहुत सारे लोग बिजनेस के तौर पर ये वाला काम कर रहे हैं, और वहां पर उसकी मेडिकल की एजुकेशन को उस तरह से जो है वो नहीं सीरियस लिया गया, या उसकी अहमियत या उसकी वैल्यू उतनी नहीं है। तो क्या हो रहा है कि अगर इन 75,000 70,000 बच्चों में से अगर 40,000 बच्चे भी बाहर जाते हैं, तो वो हमारे मुल्क के डॉलर्स को लेकर जा रहे हैं। तो एस्टिमेटेड एक नंबर्स हैं कि हम तकरीबन $800 मिलियन US हमारा साल में इन मेडिकल एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है, क्योंकि यहां से बच्चे लेकर बाहर जा रहे हैं। अच्छा, इससे और ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वो जो उसमें से बेशतर तादाद ऐसे मुल्कों में है कि जहां की डिग्री लेकर जब यहां पर वो वापस आएंगे, उनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि वो यहां पर एग्जाम जो हमारा एनआरई है, क्योंकि हम हर फॉरेन स्टूडेंट जो कि बाहर से एजुकेशन लेकर आता है मेडिकल की, उसको यहां का टेस्ट पास करना पड़ता है। 1 से 3% लोग सिर्फ वो टेस्ट पास कर पाते हैं। तो एक बड़ा एक क्राइसिस है, एक नाइटमेयर है कि उन वालिदैन के लिए भी जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर उन बच्चों पे लगाया और वो गए हैं, और वो आकर, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ये वाला, एक नेशनल क्राइसिस टाइप की चीज है। हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, बट वो ये वाली बात मैं उन सेनेटर्स को एक्सप्लेन कर रहा था जब वो सवाल कर रहे थे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपने बड़ा तफसील से बताया। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी काइंड। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे कमेटी इजलास था सेहत के हवाले से, और उसमें जो है वो कई इंकशाफात किए मुस्तफा कमाल ने कि किस तरह जो है वो मैट्रिक और एसएससी फेल बच्चे जो है उनका भी दाखिला जो है वो हो जाता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, और किस तरह से जो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से सादा एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो सर्जरी कर रहे हैं, मेजर सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। 114 डॉक्टर्स को जो है उनके लाइसेंसेस भी मुअत्तल करने का इंकशाफ किया गया है इस कमेटी इजलास में। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।